तो हेलो लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम फिजियोथेरेपी में काफ़ी सारी ऐसी मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं जिनमें हम हीट का यूज़ करते हैं, जैसे कि UVR, IRR, SWD, MWD, अल्ट्रासाउंड, लेज़र, वैक्स बाथ, मॉइस्ट हीट थेरेपी, फ्लूइडोथेरेपी। इन सभी में हम हीट को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अपने अलग अलग टाइप के थेरेपेटिक इफेक्ट्स को गेन करने के लिए। तो आज हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हीट के यूनिवर्सल फिजियोलॉजिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए गुरु लोग, कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, थेरेपेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द हीट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। जो हमारे हीट का सबसे पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है वो है वेसोडाइलेटेशन। कि जब हम किसी भी लोकल एरिया पे हमारे बॉडी पे हीट अप्लाई करते हैं, जो वो हीट है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी क्या करती है, उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर वो एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होती रहेगी तो जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारी मसल्स हैं, बोन्स हैं, जितनी भी उस जगह पे चीजें हैं, उन सभी को बर्न करके डैमेज कर सकता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो वेसोडाइलेटेशन करती है, जिससे कि जो ब्लड है वो हीट को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाए इवनली और वो एक जगह पे बर्न कॉज ना करे। जो हमारी बॉडी वो तीन तरीके के मैकेनिज्म्स का यूज करती है। जैसे पहला मैकेनिज्म है वो ये है कि हम जब भी किसी भी एक लोकल एरिया पे हीट अप्लाई करेंगे, जो हमारी वहाँ की मसल्स हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब चाहे वो स्केलेटल मसल्स हों या स्मूथ मसल्स हों, वो सभी की सभी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जो फायरिंग यूनिट्स हैं वो बिल्कुल ही लेजी हो जाएंगी हीट की वजह से, और जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारी वेसल्स की स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। फिर जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म। जो हीट है वो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो वो क्या करते हैं, वो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म तैयार करते हैं और उसके बाद वेसोडाइलेटेशन स्टार्ट कर देते हैं उस लोकल एरिया का। तो ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं ये तो कॉज करते हैं लोकल वेसोडाइलेटेशन। और फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा मैकेनिज्म है वो जनरलाइज्ड वेसोडाइलेटेशन कॉज करता है, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो बाकी की भी बॉडी में इवनली स्प्रेड हो सके। तो उस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो उस जगह की जो क्यूटेनियस थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल देंगे हमारे डॉर्सल स्पाइनल रूट गैंग्लियन में, और फिर उससे वो जो सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस में जाएगा। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, तो वो क्या करेगा, वो ओवरऑल पूरी बॉडी का वेसोडाइलेटेशन कर देगा, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो पूरी बॉडी में इवनली डिसिपेट हो सके। और फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा इफेक्ट है वो है डिक्रीज इन विस्कोसिटी। तो जब हम हीट अप्लाई करते हैं, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम किसी भी मैटर पे अगर हीट अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ की विस्कोसिटी या फिर डेंसिटी कम हो जाएगी। और विस्कोसिटी हमारी डेंसिटी पे ही डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। तो जब किसी भी चीज़ की डेंसिटी कम हो गई तो उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। तो जैसे ही हीट अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड होते हैं, फिर चाहे वो एक्स्ट्रा सेल्युलर हो, इंट्रासेल्युलर, इंटरस्टिशियल हो, लिम्फ हो, ब्लड हो, कैसा भी फ्लूइड हो, उन सभी की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है और वो बेटर तरीके से फ्लो कर पाते हैं। सेम रीज़न, ताकि हीट जल्दी से जल्दी डिसिपेट हो सके। और फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा इफेक्ट है वो है इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो जब हमने किसी लोकल एरिया पे हीट अप्लाई किया तो उस जगह पे ब्लड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने और जाने लगा, ताकि वो उस जगह की हीट को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाए। तो क्या होता है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें जो ब्लड है वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है। जब वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, जो ब्रेन है वो हार्ट को सिग्नल देता है कि वो अपनी पंपिंग एक्शन को तेज कर दे, जिससे कि जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है, हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है और ओवरऑल बॉडी का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट।
तो क्या होता है कि जो हीट है जब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, क्योंकि जब एक लोकल जगह पे हमने हीट लगाई उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, तो जितने भी हमारी सेल्स हैं, जितनी भी मसल की सेल्स हैं, टिश्यूज़ की सेल्स हैं, वो सभी अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही है, तो इसीलिए जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया तो जो हमारा बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर है वो भी फिर से रेज करना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें भी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और फिर उसके बाद जब इतना सब कुछ हो जाता है तो फिर मेन काम आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जब हमारी पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और एक लोकल एरिया से भी हीट पूरी जगह पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लगता है। और जैसे ये पता चलता है हमारे ब्रेन को, तो वो क्या करता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है ताकि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो वेंटिलेशन के थ्रू कम हो सके, वरना जो हमारी पूरी बॉडी है वो फीवर में चली जाएगी और बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज हो सकता है। तो इसीलिए वो वेंटिलेशन तेज कर देता है। और फिर उसके बाद जैसे कि हमारा मेटाबॉलिक रेट तेज हो रहा था, तो उस तेज हुए मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए हमारा जो वेंटिलेशन सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, वो और भी ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लॉन्ग रन में जो हमारा एरोबिक सिस्टम ऑफ मेटाबॉलिज्म है वही काम आता है। और इसके अलावा जब हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करना स्टार्ट करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है उसे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। और फिर उसके बाद जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है इंक्रीज्ड स्वेटिंग। तो एज यू नो, जब भी हमारे जो बॉडी है वो हीट करती है, तो जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है हीट को कम करने का, वो एक तरीके से एक स्वेटिंग भी है। जो हमारी बॉडी है वो स्वेट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि जो हमारी बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर है वो डाउन हो सके। फिर उसके बाद जो हमारा इफेक्ट आता है वो है इंक्रीज इन पेन थ्रेशोल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी पेन है वो अगर मसल ओरिजिनेटेड है तो वो मसल के रिलैक्स होने से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और जो हमारी हीट है वो क्या करती है, हमारी पेन गेट थ्योरी को भी स्टिमुलेट करती है। जो हमारी बॉडी है वो हीट सेंसेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाती है रेदर देन द पेन। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर आपको एक अंगूठे में दर्द हो रहा है, कट गया है, तो आप दूसरे अंगूठे में हथौड़ा मार दो, तो जो हमारा ध्यान है वो उस अंगूठे पे चला जाएगा जिस पे बहुत ही ज़ोर से हथौड़ा मारा गया है। तो इसी तरीके से जो हमारी पेन गेट थ्योरी है वो काम करती है कि जो बड़ा दर्द है उस पे ज़्यादा फोकस चला जाता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये जो हीट है वो हमारे और डीप के टिश्यूज़ में पहुंचती है, जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल्स, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स, इन सभी में जैसे जैसे पहुंचती है तो वो सेम काम करती है, उसकी डेंसिटी कम करती है, विस्कोसिटी कम करती है और उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेचेबल बनाती है। तो इसीलिए जो उनसे जॉइंट मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो थे हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब इसके बाद हम बात करते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ हीट के। तो सबसे पहली बात, ये पेन को कम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो मैकेनिज्म्स हैं, एक तो मसल स्पाज्म को रिलैक्स करके और दूसरा पेन गेट थ्योरी के थ्रू। और इसके अलावा जब ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो पेन कॉज कर रहे होते हैं, ये उनको वहाँ से वॉश आउट कर देता है और जो हमारा पेन है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे नेचुरल पेन किलर्स हैं जैसे कि बीटा एनकेफेलिन्स, उन सभी को रिलीज करता है, जिससे कि पेन रिलीफ में हेल्प होती है। और फिर इसके अलावा ये इडीमा को कम करता है, क्योंकि जब हमारा वेसोडाइलेटेशन होगा तो वहाँ से इडीमा, जितना भी एडेमेट्रस फ्लूइड होता है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है और वहाँ से वॉश आउट हो जाता है। फिर इसके अलावा ये मसल स्पाज्म को कम करता है, जॉइंट एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाता है, जितने भी हमारे जॉइंट कैप्सूल्स हैं, कार्टिलेजस स्ट्रक्चर हैं, लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं, उन सभी को रिलैक्स करता है
और वहाँ की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करता है और ये जॉइंट मोबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है और ये इसके अलावा हमारी बॉडी में टिश्यू हीलिंग को भी इंक्रीज करता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में हीट अप्लाई हुई, हमारी जो वेसोडाइलेटेशन है वो हो गया, हमारी ब्लड की विस्कोसिटी कम हो गई, हमारे जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी विस्कोसिटी कम हो गई, हमारी जो सेल परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, हमारे फ्लूइड जो है वो आसानी से आ जा रहे हैं हमारे सेल्स के थ्रू और जो हमारे न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं वो ब्लड बहुत ज़्यादा फास्ट लेकर के आ रहा है। तो क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को मिला करके जो हमारा हीलिंग फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारी जो जितनी भी नई सेल्स हैं वो ज़्यादा फास्ट बनने लगती हैं। क्यों? उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस मिल रहे हैं और जो उनका वेंटिलेशन परफ्यूजन रेट है वो भी इंक्रीज हो गया, ऑस्मोसिस इंक्रीज हो गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट काम कर पा रहे हैं। और फिर इसके अलावा हम इसे एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर भी यूज़ करते हैं प्रेशर सोर्स के लिए, क्योंकि अगर जहाँ पे चांसेस हैं कि प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, लॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है लॉन्ग टाइम से, तो उन कंडीशंस में हम हीट को एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी जगह की सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो वहाँ पर प्रेशर सोर्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और फिर इसके बाद कुछ इसकी यूनिवर्सल कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि किसी भी तरीके की हीट मोडालिटी उस पेशेंट को नहीं देनी है जिनमें ये चीज़ें प्रेजेंट हों, लाइक किसी भी तरीके की UVR, IRR, लेज़र, किसी भी तरीके की। तो सबसे पहली बात, कोई भी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, क्योंकि वो वेसोडाइलेटेशन करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, तो किसी भी तरीके का पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होगा, लाइक DVT होगा या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, तो वो क्या करेगा, जो हमारा प्लाक है या फिर थ्रोम्बस है उसको डिसलोकेट कर देगा और वो जाकर के किसी पतली आर्टरी को या आर्टीरियल को डैमेज कर सकता है, वहाँ पे ब्लॉक करके इश्चीमिया कॉज कर सकता है। और इसके अलावा किसी भी ऐसे पेशेंट को नहीं देना है जिसको हाइपरटेंशन हो या फिर और किसी भी तरीके की सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हो, और किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसे हीट सेंसिटिविटी ना हो, ठीक से टेम्परेचर सेंसिटिव वो पेशेंट ना हो, ना बता सके कि उसे कितनी हीट लग रही है। और किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं देना है किसी भी सेडेटिव ड्रग पे, या फिर किसी भी एनेस्थेटिक पेशेंट को नहीं देना है, क्योंकि वो कभी भी नहीं बता पाएंगे कि आपको कितनी हीट लग रही है। तो फिर लोग आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर मेरे से कुछ छूट गया या फिर आप लोग किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जाकर के कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप क्या अच्छा लगा वो भी जाकर कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अल्ट्रासाउंड पे भी 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर के चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो नई वीडियो है वो हर मंगलवार और शुक्रवार को ठीक 11 बजे आ जाती है, और ताकि आप उन्हें भी मिस ना करें। तो गुरु लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में।